हम सब जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। कुलसचिव महोदय से निवेदन करूंगा कि आप आए और इस एनसीसी के कैडेट्स, सिक्योरिटी पर्सनल्स, अन्य सभी आगंतुक महानुभाव, आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। आप सभी को ज्ञात है कि हम लोग 26 जनवरी को प्रतिवर्ष ये गणतंत्र दिवस मनाते हैं और हर वर्ष की थीम कुछ अलग होती है जो भारत सरकार द्वारा तय की जाती है। इस वर्ष की थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। तो अगले 26 जनवरी तक हमको इस थीम को आगे बढ़ाना है और भारत को स्वर्णिम बनाना है, विकसित बनाना है और विरासत के साथ हमको विकास करना है। विकास बहुत आवश्यक है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत को अछूता रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। और इन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, उसके प्रति सचेत रहने के लिए और जागरूक रहने के लिए और उस जिम्मेदारी को पुष्ट करने के लिए हम लोग प्रतिवर्ष इस तिथि को मनाते हैं। और इसका उद्देश्य ये भी है कि हमें बार बार ये याद रहे कि हमें स्वतंत्रता कैसे मिली है, हम गणतंत्र कैसे बने हैं। आज की तिथि को ही देश गणतंत्र हुआ था, लोकतांत्रिक देश बना था। समानता, संप्रभुता, बंधुत्व, ये जो विचार हैं वो आज ही की तिथि में हम सभी को, भारतवासियों को मिले थे और इस वजह से ही हम अपने विचारों को व्यक्त कर पाते हैं। हम समानता के लिए लड़ पाते हैं, अपनी बात रख पाते हैं, व्यक्ति कर पाते हैं और बंधुत्व के भाव को भी विकसित कर पाते हैं। और इस देश की जो विविधताएं हैं, इसमें विभिन्नताएं हैं, उनके साथ ही इन भावनाओं के साथ हम उसको एकजुट बना पाते हैं। तो आज के दिन का जो संदेश है वो यही है कि हम अपने भारत को स्वर्णिम बनाएं और विरासत के साथ, विरासत को अछूता रखते हुए, उसको बनाए रखते हुए देश को आगे बढ़ाएं और विकसित भारत की ओर हम आगे बढ़ें। यही संदेश हमारे विश्वविद्यालय के लिए भी है कि जो विरासत हमको पूर्व से मिली है उसको बनाए रखें। अभी जो पिछले वर्ष की विरासत हमारी है, इसको हमको 4 वर्ष तक बनाए रखना है। हमको A++ मिला है, मेरू मिला है, बहुत सारी उपलब्धियां विश्वविद्यालय को मिली हैं। तो उन उपलब्धियों को बनाए रखना, उससे और आगे बढ़ना, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है, विश्वविद्यालय स्तर पर जिम्मेदारी है। तो हमारी विरासत यही है, इस परिसर की विरासत ये है कि हम इसको बनाए रखें और सब मिलजुल कर उसको और आगे बढ़ाने के लिए काम करें। जो आगे लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे उनके लिए हम सभी को काम करना है। इस गणतंत्र दिवस का इस 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कुलसचिव महोदय। मुझे आप सभी को बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता एवं हर्ष हो रहा है कि राजभवन लखनऊ में आयोजित समस्त राज्य विश्वविद्यालयों में के छात्र छात्राओं में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिन प्रतियोगिताओं में बहुत सारी अलग अलग तरह की गतिविधियां थीं और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय जो अपने चहुमुखी विकास के लिए पिछले कुछ वर्षों से निरंतर जाना जा रहा है, हमारे विद्यार्थियों ने भी उसमें प्रतिभागिता की
और सुधांशु त्रिवेदी जो कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के छात्र हैं, और कुमारी महक, इन 2 विद्यार्थियों ने क्रमशः कविता लेखन और निबंध लेखन में पूरे उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में प्रथम स्थान हासिल किया। हम जोरदार तालियों के साथ इन विद्यार्थियों के हौसला अफजाई करेंगे। और मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि विश्वविद्यालय की ओर से इन दोनों विद्यार्थियों को 11,000 रुपये का नगद पुरस्कार भी दिया जा रहा है। के रूप में, एक गणराज्य के रूप में संविधान लिखकर इस अवसर तक पहुंचा। इस पावन अवसर पर मैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर मुकेश पांडे सर से निवेदन करूंगा कि वो आए और हम सभी को अपने आशीर्वाद से अभिसंचित करें। माननीय सर्वप्रथम बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के इस खूबसूरत हरे भरे प्रांगण में आप सभी को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। हम सभी लोग एक साथ बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। मैं शुरुआत करता हूं अपने भारत, अपने हिंदुस्तान से। हम जब बचपन से ही थे ये सुना आया है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके। बुलबुले का शब्द समझिए, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्ता हमारा। ये पंक्तियां जब भी हम सुनते हैं हर समय हमें नवीनता लाती हैं, ऊर्जा का संचार करती हैं। निश्चित ही गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस हो या ऐसे अन्य राष्ट्रीय पर्व हो, हम सभी को हमारे दायित्वों के प्रति सजग तो बनाते ही हैं, साथ ही हम सभी को देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत भी करते हैं। भले ही भारत देश 1947 में आज़ाद हुआ हो, परंतु नागरिकों के अधिकारों की नज़रों से देखें तो 1950 में देश वास्तविकता में आज़ाद हुआ। यह वह दिन है जब न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और वैचारिक रूप से भी हम आज़ाद हुए हैं। आज का दिन और अन्य ऐसे राष्ट्रीय पर्व पर हम सभी उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया, अपने प्राणों का बलिदान किया। आज उन सभी को श्रद्धा सुमन बुंदेलखंड विश्वविद्यालय परिवार अर्पित करता है, उनको याद भी करता है। हम उनके संघर्ष और बलिदानों को समझते हुए उन्हें हम अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। यह राष्ट्रीय पर्व हम सभी के बीच एक देश प्रेम, राष्ट्रीयता और राष्ट्रभक्ति बढ़ाने के लिए आते हैं। हम आज हमारे इस तिरंगे के सामने, राष्ट्रीय ध्वज के सामने जिसको हमने फहराया है, उन्हें हम अपने देश पर गौरव करते हैं, गर्व करते हैं। निश्चित ही हमारा भारत एकता, अखंडता और विविधता से भरा हुआ देश है। यदि हम ग्लोबल लेवल पर देखेंगे तो भारत की जो विविधता, एकता, अखंडता और संस्कृति है, वो संस्कृति पूरे विश्व में बहुत कम देशों में प्राप्त होती है। यदि हम अपने अतीत पर नज़र डालते हैं तो एक समय ये था कि हम आर्थिक रूप से बहुत मजबूत थे, चाहे हम 16वीं शताब्दी की बात करें,
15वीं शताब्दी की बात करें, 17वीं शताब्दी की बात करें, सोने की चिड़िया भारत के देश को बोला जाता था, भारत को। कुछ समय बाद ब्रिटिश साम्राज्य आया, आइकन साम्राज्य आए, जिन्होंने पूरे भारत को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया। पर हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने आत्मबल, आत्मविश्वास के कारण भारत का जो गौरव था उन्हें उसको स्थापित किया। हरिओम पवार जी की कुछ पंक्तियां हैं, हम सभी जानते हैं, पर आज के पुनः मैं दोहराता हूँ हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए, हमारे वीर जवानों के लिए, कि जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माँ की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे, जिनके कारण यह भारत आज़ाद दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों की शान दिखाई देता है। उनका नाम जुबां पर लो, उनका नाम जुबां पर लो तो पलकों को झपका लेना, उनका नाम जुबां पर लो तो पलकों को झपका लेना, उनकी यादों के पत्थर पर 2 आंसू टपका देना। आज निश्चित ही ये कुछ पंक्तियां सुनकर हमारा मन द्रवित हो जाता है और अमर शहीदों ने किस प्रकार संघर्ष करके इस देश को पुनः राष्ट्र गौरव दिलवाया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान, हमारा संविधान वैश्विक लोकतंत्र की एक सर्वोच्च उपलब्धि है। यह न केवल अधिकारों के प्रति हम सभी को सजग करता है, बल्कि हमारे कर्तव्य के प्रति भी हमें जागरूक बनाता है। हम एक व्यक्ति, एक परिवार और एक समाज के तौर पर अपने कर्तव्यों को लेकर उतने ही गंभीर हैं, उतने ही सिंसियर भी हैं जितना कि हमारा संविधान है। यह संविधान हमारे राष्ट्र पुरुष, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, हमारे सभी देशवासियों से ये अपेक्षा रखते हैं कि हम अपने भारत की संस्कृति, उसकी अक्षुण्णता, संप्रभुता को निश्चित ही बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आज का ये विशिष्ट पर्व है, भारत सरकार के द्वारा जो गणतंत्र दिवस का पथ संचलन होता था, अब पथ संचलन एक कर्तव्य पथ पर होता है। कर्तव्य पथ पर जब वो पथ संचलन होता है, उसका केवल इंडिकेशन ये है कि हम अपने फंडामेंटल राइट्स और अपने कर्तव्यों को याद करते रहें। आज हमारा भारत गर्व से उन्नत है, सेनाओं का मस्तक और गरज रहा है। यह नया भारत है जो कि विकसित भारत की ओर तेजी से दौड़ लगा रहा है। यह वह भारत है जिसकी प्रगति की झांकी गणतंत्र दिवस के पथ संचलन से आज दिख रही है। अर्थव्यवस्था की भारत ने अंतर्राष्ट्रीय छलांग लगाई है। आज भारत के हर नागरिक में स्वाभिमान की झलक दिखती है, प्रगति दिखती है, युवाओं में प्रतिभा का प्रदर्शन होता है, उद्यम का जयघोष होता है। आज भारत के ऊपर राष्ट्र देवी पुष्प वर्षा करती हैं। निश्चित ही आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हम याद करते हैं 15 अगस्त 1947 की आधी रात को, जब संघ ध्वनि ने हमारे अंग्रेजों की गुलामी को दूर करते हुए भारत को स्वतंत्रता प्रदान की। यह संपूर्णता सही मायनों में प्राप्त हुई 26 जनवरी 1950 को, जब हम अपनी आज़ादी की प्रतिमा में अपने द्वारा निर्मित संविधान की प्राण प्रतिष्ठा कर सके। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान है। यह संविधान राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कभी कहा था कि कर्तव्यों के हिमालय से अधिकारों की गंगा बहती है। हम सभी कृतज्ञ हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के, जिन्होंने इतने विकसित, सद्भावपूर्ण एवं व्यापकता से भरे हुए इस संविधान को निर्माण करते हुए, उसकी रचना करते हुए
इस देश की आत्मा में प्राण फूके। आज से 76 वर्ष पूर्व भारतीयों की ऐसी ही ऊर्जा, प्रयास और संकल्प ने भारत को स्वाधीनता प्रदान की, स्वतंत्रता प्रदान की। आज जबकि हम अपने स्वावलंबन पर आधारित स्वाधीनता का महोत्सव मना रहे हैं, हम अपने स्वाभिमान के उन मूल्यों का पुनर्स्मरण भी करना चाहिए और सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद भी करना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कुछ पंक्तियां लिखी थी, उसकी कुछ लाइनें मैं पढ़ना चाहता हूं कि जो हमारी इंडियन डिफेंस फोर्सेस हैं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उस समय के नागरिक हैं, उन लोगों ने जो संघर्ष किया, तो आज जो संघर्ष किया, हमको लगता है किताबों में संघर्ष शब्द पढ़ते हैं, पर उसकी यदि रियलिटी देखोगे आप तो कितनी उस समय कठिनाइयां और परिश्रम रहा होगा। अटल जी ने लिखा है कि बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हम सभी को भी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को आने वाले समय में यदि इकाइयों पर ले जाना है, तो चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, शिक्षक हो, छात्र एवं छात्राएं हो, हम सभी को एक सुर, ताल और कदम मिलाकर चलना होगा। तभी हम इसको प्रदेश ही नहीं, राष्ट्र ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक उत्कृष्ट छवि बनाने का प्रयास करेंगे। आज भारत में जीडीपी ग्रोथ हो रही है। आज हम 5th इकोनॉमिक कंडीशंस पर हैं। टारगेट ये है कि $8 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ 3rd पोजीशन को हम निश्चित ही अचीव करेंगे। भारत केवल विकास नहीं बल्कि समावेशी विकास चाहता है। भारत ऐसा विकास चाहता है कि लाखों लोगों को गरीबी और असमानता से मुक्ति दिला सके। भारत सरकार, प्रदेश सरकार लगातार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कार्य कर रही है और उसके जो परिणाम हैं, उसके आउटकम्स हैं, वो भी हम सभी लोगों को दिख रहे हैं। भारत में डिजिटल इंडिया, फिनटेक एवं अन्य इनोवेटिव स्टार्टअप्स के माध्यम से आज डिजिटल अर्थव्यवस्था विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ रही है एवं रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। आज देश में डिजिटल लिटरेसी, बुनियादी ढांचे और उद्यमिता पर ध्यान केंद्रित करते हुए हम विभिन्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई कॉमर्स, गिग इकोनॉमी के माध्यम से ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं। और आज भारत पुनः विश्व गुरु का जो एक सपना था, उसकी ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। हम स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया के माध्यम से हम सेल्फ रिलायंट इंडिया की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी ग्रोथ कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर में भी लगातार ग्रोथ हो रही है। आने वाले समय में भारत एक बहुत अच्छा मैन्युफैक्चरिंग हब, स्टार्टअप हब और यूनिकॉर्न हब बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। भारत रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भी तेजी से डिप्लॉयमेंट कर रहा है, चाहे हम सोलर रूफटॉप की बात करें, सोलर पंप की बात करें या अन्य ग्रीन इनिशिएटिव्स की बात करें, जिससे कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, स्तर पर जिम्मेदारी है। तो उसको हमारी विरासत यही है, इस परिसर की विरासत यही है कि हम इसको बनाए रखें और सब मिलजुल कर उसको और आगे बढ़ाने तथा कई तकनीकी क्रांतियों में अग्रणी रहने की स्थिति में है। निश्चित ही 2030 तक हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजीज के माध्यम से, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के माध्यम से हम फ्रंट रनर रहेंगे और आने वाले समय में कई ग्लोबल कंपनीज, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो या गूगल हो, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स भारत में इस्टेब्लिश कर रही है। इस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के माध्यम से
लगभग 7 से 8 करोड़ लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। आज एग्रीकल्चर और हेल्थ सेक्टर में भी भारत तेजी से विकास कर रहा है, और चाहे आयुष्मान परियोजना हो, एग्रीकल्चर की विभिन्न परियोजनाओं हो, उससे हमारे जो किसान हैं उनका ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है। हम खेती के माध्यम से, ऑर्गेनिक खेती के माध्यम से और उसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए अपनी जो यील्ड है, जो पहले 5, 6, 7% होती थी, आज 15, 20, 25% हो रही है। मिलेट के माध्यम से हम ये भी प्रमोट कर रहे हैं कि जो ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर कि एक जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स नहीं हो पाती है, उसमें मिलेट से भी होता है, तो उसका भी आजकल मार्केट काफ़ी बढ़ रहा है। हम स्पेस सेंटर्स में देखें, स्पेस में देखें, चंद्रयान, गगनयान, चंद्र और मंगल मिशन से आने वाले दिनों में भारत स्पेस टेक्नोलॉजी में भी लीडिंग रोल में रहेगा। भारत का स्टार्टअप सिस्टम तेजी से बढ़ रहा है। आज भारत में लेटेस्ट जो डेटा है उसके अनुसार मोर देन 1.50 स्टार्टअप्स भारत में हैं, जो कि विभिन्न डोमेन्स में काम कर रहे हैं। एक स्टार्टअप खड़ा होता है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली युवाओं को रोजगार भी मिलता है। यूनिकॉर्न की स्थिति में हम यदि देखें तो आज भारत में लगभग 118 से अधिक यूनिकॉर्न है, और ये फोरकास्ट किया गया है कि यूनिकॉर्न का ट्रांसफॉर्मेशन, स्टार्टअप का यूनिकॉर्न में ट्रांसफॉर्मेशन अगर ये बढ़ता गया तो आने वाले समय में 2030 तक 200 से अधिक यूनिकॉर्न भारत में रहेंगे। स्टार्टअप यूनिकॉर्न के क्षेत्र में ग्लोबल लेवल पर भारत की एक टॉप 5-6 कंट्रीज में पोजीशन आती है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में भी हम इंक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से आज 25 से अधिक स्टार्टअप्स पर विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से आज स्टूडेंट्स और फैकल्टी के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए पूरे क्राइटेरिया उसमें रखे गए हैं, और अब छात्रों को एक एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का एक वो दिया हुआ है। आप एक साथ कई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव्स हैं कि आप ड्यूअल डिग्री भी कर सकते हैं। अगर आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग के माध्यम से यदि कोई क्रेडिट को अचीव करेंगे तो उसको भी आपकी मार्कशीट में रिफ्लेक्ट किया जाएगा। और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने आप सभी के सहयोग से NEP को इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरे प्रयास किए हैं, और हम इस साल उसमें और ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए स्टूडेंट और टीचिंग फैकल्टी का जो फीडबैक रहेगा उसके अनुसार उसको और मॉडिफाई करते हुए इम्प्लीमेंट करेंगे। एजुकेशन के फील्ड में हो, इनोवेशन, रिसर्च एंड इनोवेशन की फील्ड में हो, क्लीन टेक्नोलॉजी की फील्ड में हो, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय भी SDG 4, SDG 7, SDG 9 को अचीव करने का प्रयास कर रहा है, जिससे कि हम विकसित भारत में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने का भारत सरकार ने टारगेट लिया हुआ है, उसको हम एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के माध्यम से एड्रेस करेंगे और उसको अचीव करने का भी प्रयास करेंगे। भारत की सॉफ्ट पावर भारतीय युवाओं के लिए सफलता की कहानियां भी रच रही है। आज यदि USA में हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के क्षेत्र में यदि हम टॉप कंपनीज को देखेंगे तो उसमें जितने भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, जो उसके CEOs हैं, MD हैं, वो या तो भारत के हैं या भारतीय मूल के हैं। ये गर्व का विषय है। आने वाले समय में जब भारत आज से 22 वर्ष बाद 2047 में विकसित भारत के रूप में विकसित होगा, विकसित भारत कहलाएगा 100 वर्ष बाद, जब 1947 से, तो निश्चित ही बुंदेलखंड विश्वविद्यालय भी अपनी स्थापना के 72 वर्ष पूरे करेगा। 2047 में भारत भी एक नए रूप में होगा, और मैं समझता हूं आने वाले समय में
बुंदेलखंड विश्वविद्यालय भी आप सभी के सहयोग मेहनत से एक नए रूप में होगा। आज यदि हम ये देखते हैं कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने आप सबके सहयोग से कुछ नोटवर्दी अचीवमेंट्स किए हैं, चाहे एकेडमिक एक्सेलेंस में हो, टीचिंग लर्निंग में हो, रिसर्च में हो, एच इंडेक्स में हो, या पेपर पब्लिकेशंस में हो, या रिसर्च ग्रांट में हो। आप सभी को गर्व होना चाहिए कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय भी सेल्फ सस्टेनेबल मोड में लगातार चल रहा है और तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है। हमने पिछले वर्षों में एडमिशंस की संख्या को बढ़ाया है, जो कि 1975 से स्थापना के बाद हाईएस्ट एडमिशंस हैं, जो कि 4600 प्लस एडमिशंस हैं। एडमिशंस की संख्या यदि बढ़ती है तो उसमें हमारा एकेडमिक परसेप्शन और रेपुटेशन निश्चित ही चेंज हुआ है। आप सब लोगों ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की एक पॉजिटिव इमेज बनाई है सभी जगह। आप बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की तारीफ करते हैं क्योंकि यहाँ से वेतन प्राप्त करते हैं, इससे एक एकेडमिक परसेप्शन बढ़ता है। आज विश्वविद्यालय पूरे उत्तर प्रदेश के 6 अग्रणी विश्वविद्यालयों में है, आज पूरे राष्ट्र के अग्रणी विश्वविद्यालयों में है, जिसमें आप सभी की मेहनत और पॉजिटिव एटीट्यूड सहयोग से और आपने जो इमेज बिल्डिंग की है उसके सहयोग से A++ आप सभी को प्राप्त हुआ है, इसके लिए बधाइयाँ। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को प्रदेश में मात्र 6 विश्वविद्यालय हैं जिनको कि प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत मेरू के प्रोजेक्ट मिले हैं। पूरे भारत में मात्र 26 विश्वविद्यालय हैं जिनको कि PM ऊषा मेरू का प्रोजेक्ट के तहत उनको चयन किया गया है। इस सब के लिए भी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आज हम NIRF रैंकिंग की बात करते हैं। मैं पूरे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के सभी लोगों को पुनः बधाई देता हूं कि NIRF रैंकिंग में भी हमारा फार्मेसी इंस्टीट्यूशन आज 74वीं रैंक के साथ प्रदेश में अग्रणी है। इस वर्ष NIRF में विश्वविद्यालय द्वारा 9 डिसिप्लिन में पार्टिसिपेट किया गया है। कई जो डिसिप्लिन ऐसे हैं जिनके विभागाध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित हैं। जो डिसिप्लिन से आपके सभी विभागाध्यक्षों को बहुत बहुत बधाई। साथ ही हमने इस बार इनोवेशन सस्टेनेबिलिटी जो कि SDG से लिंक है उसमें भी अप्लाई किया है, और जब इसके परिणाम आएंगे तो हो सकता है हमारी कुछ रैंकिंग आए। यदि नहीं भी आती है तो पुनः हम अपनी कमियों को दूर करते हुए अगले वर्ष फिर NIRF में पुनः अप्लाई करेंगे। मेरू के माध्यम से विश्वविद्यालय में कई सेंटर ऑफ एक्सलेंसेस स्टेब्लिश किए जाएंगे, जिससे निश्चित ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इकोसिस्टम डेवलप होगा। जो हमारी फैकल्टी है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो रिसर्च करना चाहते हैं, जो इनोवेशन करना चाहते हैं, सेंटर ऑफ एक्सलेंस के माध्यम से आपको फैसिलिटीज प्राप्त होगी, आपको इक्विपमेंट्स भी प्राप्त होंगे। बुंदेलखंड हेरिटेज आर्ट एंड कल्चर के सेंटर के माध्यम से हम लोग बुंदेलखंड की जो विरासत है, जो हमारी संस्कृति है, उसके पुनः रिवाइवल के लिए वहाँ भी छात्र छात्राओं फैकल्टी के लिए स्टडी मटेरियल्स एंड फैसिलिटीज आपको उपलब्ध करवाई जाएंगी। जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, ग्लोबल एजुकेशन की बात करते हैं, डिजिटल एजुकेशन की बात करते हैं, AI की बात करते हैं, ब्लॉकचेन की बात करते हैं, डेटा साइंसेस की बात करते हैं, हम मानते हैं कि AI के इंटरवेंशन से आने वाला जो हमारी लाइफ है वो टोटल चेंज होगी। तो हमारे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के भी शिक्षकों, स्टूडेंट्सों को ICT फैसिलिटीज़ में प्रोग्रेशन के लिए
विश्वविद्यालय भी एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल रिसर्च एंड एप्लीकेशन सेंटर की बहुत जल्दी ही स्थापना कर रहा है, जो कि एक हाईटेक सेंटर होगा। उस सेंटर के माध्यम से हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्सों जो कि मूक्स हैं या स्वयं प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम जो भी लेक्चर्स उपस्थित हैं वो वहाँ पर हम ले सकते हैं। आज बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को अच्छे परसेप्शन और रेपुटेशन के कारण 2023 में बीएड का एग्ज़ाम दिया गया, जिसको कि हमने सफलतापूर्वक संपन्न कर मात्र 15 दिन में 5 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा परिणाम घोषित की है। पुनः उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2024 में स्टेट लेवल का बीएड एग्ज़ाम आयोजित करने की जिम्मेदारी प्रदान की गई, जिसको कि आप सभी लोगों की मेहनत से विश्वविद्यालय द्वारा समय सीमा में संपन्न करवाया और परीक्षा परिणाम घोषित किए गए। विश्वविद्यालय के पास डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा फंडेड टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर है, जिसमें प्रतिवर्ष हम छात्रों को और फैकल्टीज को ट्रेनिंग प्रोग्राम, मेंटरिंग प्रोग्राम के द्वारा कैपेसिटी बिल्डिंग स्टूडेंट्स की करते हैं। टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर के माध्यम से प्रयास ये कर रहे हैं कई टेक्नोलॉजी जो प्रोडक्ट डेवलप किए हैं उसका ट्रांसफॉर्मेशन और कॉमर्शलाइजेशन इस माध्यम से किया जाए। 2024 में लगभग 400 विद्यार्थियों को स्किल अपग्रेडेशन की ट्रेनिंग इस माध्यम से दी गई है और साथ ही इसमें कई इनोवेथॉन, हैकाथॉन और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां करवाने का भी आने वाले समय में एक प्लानिंग है। विश्वविद्यालय द्वारा इस वर्ष राष्ट्रीय स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाने का एक टारगेट रखा गया है। विश्वविद्यालय द्वारा इस वर्ष यूएस वर्ल्ड रैंकिंग, टाइम्स इम्पैक्ट रैंकिंग एंड टाइम्स रैंकिंग में भी हम लोगों ने एप्लीकेशन सबमिट की है। प्रिय साथियों, फिर प्रश्न वही आता है, भले ही हमको रैंकिंग प्राप्त हो, क्योंकि हम नेशनल से यदि ग्लोबल लेवल पर जाएंगे निश्चित ही कॉम्पिटिशन बहुत होगा। नेशनल लेवल पर भी है, स्टेट लेवल पर ही है। हम यदि दौड़ते हैं तो साथ में अन्य विश्वविद्यालय भी दौड़ते हैं, अन्य संस्थान भी दौड़ते हैं। बट अप्लाई करने से ये होता है कि हमको हमारी स्टैंडिंग मालूम होती है कि हमारी स्टैंडिंग कहाँ पर है। जो भी एक अचीवमेंट्स होते हैं उससे नेक्स्ट अचीवमेंट को प्राप्त करना हमारे लिए सरल चुका है। जैसे कि जब हमको A++ ग्रेड प्राप्त हुआ, उस प्राप्ति के कारण हमको PM उषा मेरू प्रोजेक्ट प्राप्त हुआ। आज बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा NIRF रैंकिंग और A++ रैंकिंग प्राप्त हुई, जिसके कारण भारत सरकार की नवीन जो योजना है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF में स्पोक एंड हब मॉडल है, जिसमें भारत सरकार जो भी ग्रांट देती है तो 30% हब को मिलती है और 70% इसको स्पोक को मिलती है। उसमें भी भारत सरकार द्वारा पूरे भारत की यूनिवर्सिटीज का सिलेक्शन करते हुए कैटेगरीज डिसाइड की गई हैं और आप सब लोगों को बताते हुए गर्व की अनुभूति होती है कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का नाम उसमें 68 रैंक पर उपस्थित है कैटेगरी 1 में। उसके तहत भी हम लोग अपने एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं और यदि आप लोगों की शुभकामनाएं रही, माँ की हमेशा देवी, माँ पीताम्बरा माँ और रामलला दरबार का आशीर्वाद रहा तो हमको कुछ उसमें ग्रांट प्राप्त हो सकती है। जब बुंदेलखंड विश्वविद्यालय A++ ग्रेड में आया तो UGC की एक स्कीम है कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 के लिए हम एंटाइटल हुए हैं और बहुत जल्दी हमको कैटेगरी 1 का डिक्लेरेशन प्राप्त होने वाला है।
इस कैटेगरी 1 के माध्यम से जो विभागाध्यक्ष फैकल्टी यहाँ पर उपस्थित है, जिसके ऐसे कोर्सेज हैं, ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि चल सकते हैं, डिमांड अच्छी है और आप में उतना कॉन्फिडेंस है। अगर आप अपने डिपार्टमेंट्स को और आगे ले जाना चाहते हैं और आप अपनी डाइवर्सिटी इन एजुकेशन करना चाहते हैं, तो आप ODL के माध्यम से आप प्रोग्राम या कोर्सेज स्टार्ट कर सकते हैं। ये उसका एक कैटेगरी 1 का एक पॉजिटिव होगा। तो जहाँ की डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि कई डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं कि जहाँ पर एडमिशन के लिए मेरे पास भी कई स्टूडेंट्स आते हैं, तो वो इसके लिए ODL में आपको कौन कौन से UG प्रोग्राम स्टार्ट करना है, ये आप अभी से उसको चेकआउट कर लीजिए। आउटरीच और इंक्लूसिविटी में भी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा NCC कैडेट्स के माध्यम से, NSS के कैडेट्स के माध्यम से कई कार्य लगातार किए गए हैं। इसमें उन्नत भारत अभियान में जो हमने गांव गोद लिए हैं, उसमें भी हम लोग एक रूरल डेवलपमेंट के कार्य कर रहे हैं। माननीय कुलाधिपति महोदया जी की प्रेरणा से बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा भी TB मरीजों को यहाँ के शिक्षक एवं कर्मचारियों के द्वारा एडॉप्ट किया जाता है। हम लोगों ने 23 में भी किया, 24 में भी किया। साथ ही आंगनबाड़ी जो केंद्रों को बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा समय समय पर किट भी वितरित की जाती है। विभिन्न NGO के साथ हम लोगों के MOUs हैं, वो NGO के साथ हम गरीबों को भी सामग्री वितरित करते हैं। अभी हाल ही में इसका आयोजन हुआ है। हम NGO के माध्यम से साक्षरता को बढ़ाने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। कई स्कूल्स हैं जहां पर हमारे शिक्षक एवं कर्मचारी पढ़ाने के लिए जाते हैं। उद्देश्य यह है कि जो 2030 में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो जो हमको 50% टच करना है, अभी 26% है, इसमें कैसे हम ड्रॉप आउट की संख्या को कम से कम कर सकें, उसमें हमारा एक योगदान है। जहाँ तक ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट में है, तो जल्दी ही एक HR समिट आयोजित की जा रही है, जिसमें 20 से अधिक कंपनीज के HR यहाँ पर आएंगे और उसमें कई कंपनीज प्लेसमेंट ड्राइव भी चलवाएंगी। तो जो स्टूडेंट्स या जो डिपार्टमेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप अपने स्टूडेंट्स को तैयार करिए कि किस प्रकार की स्किल की आवश्यकता है, उनको यदि जॉब रेडी और फ्यूचर रेडी बनाना है, क्या उनको कम्युनिकेशन स्किल कैसे इम्प्रूव की जाना है, इसमें भी आपको तैयार करने की आवश्यकता है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा CSR एक्टिविटी के तहत भी काफ़ी काम विभिन्न एजेंसियों ने करवाए हैं। जो ये बुंदेलखंड हेरिटेज सेंटर, जो कि यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं बैद्यनाथ ग्रुप के द्वारा ये बनाया जा रहा है, इस वर्ष इसका भी शुभारंभ किए जाने की योजना है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा रिवर्स CSR के माध्यम से आज बीडा के साथ मिलकर एक सर्वे किया गया। इस सर्वे में अपनी रिपोर्ट बीडा को दी गई, जिसमें कि वहाँ के अधिकारियों द्वारा ये सर्वे रिपोर्ट पर अपनी प्रसन्नता उनके द्वारा जाहिर की। आने वाले समय में जो बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जिसमें कि लगभग 56,000 एकड़ जमीन का एक्वायरमेंट किया जा रहा है और 15,000 एकड़ से अधिक जमीन एक्वायर की गई है, जिसमें लगभग 33 गांव की है, उसमें बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की एक ये योजना है, जिसको कि हम अपनी कार्य परिषद फाइनेंस कमेटी के माध्यम से अनुमोदन करने के उपरांत इसको लागू करेंगे कि बीडा सेंटर में एक सैटेलाइट सेंटर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का एक एक्सटेंशन सेंटर वहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाए।
जैसे कि ऐसे जो प्रोग्राम या कोर्सेज हैं जो कि जिसमें इंटर्नशिप की आवश्यकता है, और वहाँ पर जो इंडस्ट्रीज आ रही हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की आ रही है, गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी है, टूरिज्म होटल मैनेजमेंट की इंडस्ट्रीज आ रही हैं, कई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आ रही हैं, तो वहाँ पर एक सेमेस्टर या एक मंथ का 4 या 6 महीने का एक क्रेडिट प्रोग्राम इंडस्ट्रीज के साथ करवाया जाए। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा रेलवे के साथ मिलकर भी जो झांसी से बीना और आगरा तक का ट्रैक है, उस ट्रैक का भी कुछ सर्वे किया गया, उसका भी हम लोगों ने रिपोर्ट वहाँ सबमिट कर दी है। साथ ही एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है ई समर्थ, उसमें आप सभी लोगों को बताते हुए अत्यंत गर्व एवं प्रसन्नता की अनुभूति है कि उसमें टोटल 41 मॉड्यूल हैं। 41 मॉड्यूल में से 36 मॉड्यूल्स यहाँ पर पूरे किए गए। मैं पुनः आप सभी को इसलिए बधाई दूंगा कि हमारे कुछ अधिकारी एवं कर्मचारी दिल्ली में मीटिंग में गए थे, ई सामर्थ की मीटिंग थी। वहाँ पर ये जो अधिकारी या कर्मचारी गए थे, आप ही लोगों ने बताया कि जब उत्तर प्रदेश की बात आई तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की जो ई समर्थ पोर्टल में जो परफॉर्मेंस है उसको वहाँ पर एप्रिशिएट कर दिया गया। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। वोकेशनल पाठ्यक्रम भी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में लगभग 66 से अधिक प्रारंभ किए हैं, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो मूल भावना है उसको अलाइन करते हुए कई पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा प्रारंभ किए गए हैं, और आने वाले समय में कई पीजी प्रोग्राम एज पर दी डिमांड ऑफ दी स्टूडेंट बुंदेलखंड विश्वविद्यालय निश्चित ही प्रारंभ करेगा। मैं ऐसे सभी शिक्षकों को बधाई देता हूं जिन्होंने सीएसटी के द्वारा 2024 में प्रोजेक्ट ग्रांट को प्राप्त किया है। विशेष रूप से मैं नाम लेना चाहूँगा डॉक्टर राजेश पांडे, जिनको की लगभग 50 लाख से अधिक की प्रोजेक्ट ग्रांट प्राप्त हुई है। दूसरा नाम है डॉक्टर धीरेन्द्र शर्मा, आपको भी बधाई देना चाहूँगा, आपको भी ग्रांट प्राप्त हुई है। डॉक्टर चेतन दुबे, डॉक्टर प्रकाश चंद्रा एवं अन्य जो शिक्षक हैं जिनको कि प्रोजेक्ट प्रपोजल जमा करने के उपरांत यदि रिसर्च ग्रांट प्रोजेक्ट प्रपोजल से प्राप्त हुई है तो निश्चित ही आप सभी एक बधाई के पात्र हैं। मैं पुनः ऐसे शिक्षकों को शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि पिछले 10-15 दिन में देखा कि मेरे पास कई शिक्षक आए और जिन्होंने सर्टिफिकेट पर साइन करवाए, जिन्होंने इस बार सीएसटी या अन्य फंडिंग एजेंसीज में प्रपोजल सबमिट किए हैं, कि आपको शुभकामनाएं कि आपके भी रिसर्च प्रपोजल्स को अनुमोदन प्राप्त हो। ये एक प्रसन्नता का विषय है कि जब हम पीएम ऊषा मेरू के साथ एक रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटी को डेवलप कर रहे हैं, रिसर्च कल्चर को बात कर रहे हैं, हम एक इनोवेशन की बात करते हैं, तो विश्वविद्यालय को मतलब 2024 पूरा भी ना लें, 5-6 महीने के अंदर लगभग 1 करोड़ से अधिक रिसर्च ग्रांट प्राप्त हुई है। ये बधाई की बात है। जहां तक ऐसे शिक्षकों को भी बधाई दूंगा जिनके बहुत अच्छे पेपर पब्लिकेशंस भी हुए हैं। ऐसे शिक्षकों को भी बधाई हम देते हैं जिनका एच इंडेक्स बड़ा है, चाहे गूगल स्कॉलर पर हो चाहे वेब ऑफ साइंस पर। आप सभी शिक्षकों को बधाइयाँ जिन्होंने पुस्तकों का विमोचन हमारे माध्यम से करवाया है। आपने पुस्तकें ली, ये भी अच्छा है। अब हम सबको काम करना है, टीचिंग लर्निंग को और इम्प्रूव करना है, रिसर्च इनोवेशन का जो इकोसिस्टम है उसको हमको डेवलप करना है, साथ ही हमारे पब्लिकेशंस हैं, पेटेंट्स हैं, इनोवेशंस हैं, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। देखिए, जब आप A++ हैं, पीएम ऊषा मेरू में हैं,
मतलब एक लेवल तो आप क्रॉस कर चुके हैं। आज इन सब उपलब्धियों के साथ आपका मोरल हाई है। And we have achieved the unprecedented growth and laudable progress in the past few years. In the future, हम वही एनर्जी एंथुजियाज्म के साथ काम करें। मेरा पुनः सभी फैकल्टी और छात्र छात्राओं से ये कहना है कि आज आप कोई पेटेंट लाते हैं, आप पेपर पब्लिश करते हैं, आप कोई रिसर्च ग्रांट लाते हैं, तो आपको फायदा होता है, आपका मोरल बूस्ट होता है, आपका बायोडेटा स्ट्रांग होता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और ये तीनों चीजें जब बढ़ती हैं तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय भी आगे बढ़ता है। जहां तक हम लोगों ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम के लिए भी। डिफेंस आवर, जो कि मैं समझता हूं कि पूरे विश्वविद्यालयों में अगर आप तुलना करेंगे, डिफेंस आवर के माध्यम से हम हर महीने में किसी एक कमोडोर हो, ब्रिगेडियर हो, कर्नल कमांडेंट हो, उनको आमंत्रित करते हैं और हमारे यहाँ कैडेट्स हैं, स्टूडेंट्स या फैकल्टी हैं, उनको चार्ज करते हैं, बूस्ट करते हैं कि उनके लाइफ के जो अनुभव हैं, उनके ऑब्जर्वेशंस हैं, उससे आप लर्निंग करें। उसका दूसरा पहलू ये भी है कि वो जो लोग देश की जिन्होंने सेवा की है बॉर्डर्स पर, आज हम उनको यहाँ आमंत्रित करते हैं, उनको सम्मानित करते हैं, तो उनको भी गर्व की अनुभूति होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात है तो यहाँ पर कई ऐसे फैकल्टीज और कोऑर्डिनेटर्स उपस्थित हैं। आज एजुकेशन बिल्डिंग का एक्सपांशन, कुछ रूम्स वहाँ बनाए गए हैं, जो बैठने की समस्या थी वो कुछ कम होगी, खत्म होगी। साथ ही इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में भी उनका नया ब्लॉक तैयार है। लॉ डिपार्टमेंट है, लॉ डिपार्टमेंट में भी एक्सपेंशन का काम तेजी से चल रहा है। हॉस्टल की जो समस्या थी तो 200 बेडेड हॉस्टल भी लगभग तैयार है। आने वाले समय में जो भी डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर एडमिशंस पूरे होते हैं और आपको यदि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी महसूस होती है तो निश्चित ही हम उसमें एक्सपांशन करने का प्रयास करेंगे। फार्मेसी विभाग में उत्तर प्रदेश शासन के माध्यम से जो हमको ग्रांट प्राप्त हुई थी, उस माध्यम से एक्सपांशन के लिए 2 या 3 हॉल बन चुके हैं और बहुत जल्दी ही उसका लोकार्पण कर दिया जाएगा। विश्वविद्यालय द्वारा स्पोर्ट्स स्टेडियम में भी नेहरू के माध्यम से कई फैसिलिटीज और को बढ़ाया जाएगा। साथ ही बाउंड्री वाल है, बाउंड्री वाल का काम लगभग अब अंतिम चरण में है और उसको पूर्ण कर लिया जाएगा। जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ग्रीन इनिशिएटिव्स का, क्लीन कोल टेक्नोलॉजी का, वो क्लीन कोल टेक्नोलॉजी को अचीव करने के लिए बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा ऑलरेडी 280 किलोवाट रिन्यूएबल एनर्जी का जनरेशन तो आज किया जा रहा है। बहुत जल्दी ही 5 या 6 महीने के अंदर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की छतों पर 1 मेगावाट का सोलर रूफटॉप प्लांट स्टेब्लिश हो रहा है। इस 1 मेगावाट सोलर रूफटॉप प्लांट के माध्यम से हम लगभग 1,20,000 यूनिट पर मंथ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे सोलर एनर्जी के माध्यम से। जो इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ वर्तमान में लगभग 9.5 या 10 रुपए दिया जा रहा है, हमारा जो MOU गवर्नमेंट ऑफ यूपी के साथ हुआ है वो 4.90 पर यूनिट हुआ है। तो ऑलमोस्ट 50% हमारी सेविंग प्रोडक्शन में रहेगी और आने वाले समय में 1 मेगावाट के इंस्टॉलेशन के बाद हम लोग 2 मेगावाट स्टेब्लिश करेंगे और इस बुंदेलखंड विश्वविद्यालय परिसर को 100% एनर्जी सेवी कैंपस, सेल्फ रिलायंट कैंपस के रूप में डेवलप करेंगे।
जब हम ग्लोबल रैंकिंग की बात करते हैं, इनोवेशन रैंकिंग की बात करते हैं, तो इसमें जो सस्टेनेबिलिटी का इशू है, तो सस्टेनेबिलिटी के हाउ योर कैंपस इज सस्टेनेबल, इस दिशा में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय लगातार प्रयास कर रहा है। जहां तक प्रमोशंस की बात है, तो टीचर्स के, फैकल्टीज के जो प्रमोशंस थे कैश के माध्यम से, तो जो ड्यू प्रमोशंस थे उनके लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, और जिनके आने वाले समय में ड्यू हैं तो उनके भी प्रमोशंस हम बहुत जल्दी ही करने का प्रयास करेंगे। विश्वविद्यालय के कई ऐसे कर्मचारी हैं जिनके की प्रमोशंस रुके हुए थे, तो अभी करीब 15-20 दिन पहले ही 23 कनिष्ठ सहायकों को प्रमोशंस करके स्थायीकरण उनका किया गया है। जिन भी विभागों में फैकल्टीज की शॉर्टेज है, डेफिशिएंसी है, उसको नियमानुसार करते हुए आने वाले समय में रिक्रूटमेंट के माध्यम से जो कैडर रेशो है, स्टूडेंट फैकल्टी रेशो है, इसको इम्प्रूव करने का भी प्रयास किया जाएगा। आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हम अपने देश और अपने योगदान के माध्यम से बेहतर बनाने के लिए हम सभी को संकल्प लेना चाहिए। साथ ही हम विश्वविद्यालय को और कैसे बेहतर बना सकते हैं। जो भी व्यक्ति जिस पद पर भी, जो भी उसका दायित्व है, कार्यरत है, मैंने पूर्व में भी कहा है, आप अपनी फुल एनर्जी, डेडिकेशन और डिवोशन के साथ कार्य करेंगे। आपके अच्छे कार्य से बुंदेलखंड विश्वविद्यालय आगे बढ़ता है और उसकी ग्रोथ होती है। हम सभी पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा से कार्य करें, समर्पण से कार्य करें और विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। आज हम निश्चित ही गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर उपस्थित हैं और मुझे बहुत अच्छा महसूस भी हो रहा है कि प्रातः 8 बजे आज समय निर्धारित किया गया था, तो प्रातः 8 बजे आप बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं। ये आपका जज्बा है, इस सभी को हम धन्यवाद देते हैं। हम सभी पूर्ण भावनात्मक एकता, देशभक्ति और राष्ट्रवाद से ओतप्रोत होकर अपने व्यक्तिगत लाभ और हानि को त्याग कर विश्वविद्यालय है एवं राष्ट्र हित में अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण समर्पण एवं दक्षता के साथ करने का संकल्प लेते हैं। पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई गणतंत्र दिवस की। आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ। हम सभी लोग एक साथ बोलेंगे, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कुलपति जी। ध्वज की दाईं ओर इस पावन पर्व पर मिष्ठान वितरण की व्यवस्था की गई है। आप सभी से निवेदन है कि हम सभी लोग मिष्ठान ग्रहण करके ही यहाँ से जाएंगे। और एक बार पुनः आप सभी का समय पर इस राष्ट्र पर्व पर सम्मिलित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
की